Hello, Xaviers. How are you? So, my name is Dr. Asma Ali, and today's lecture is about the important derm images. We are going to discuss the lesions, the appearance of the rash, their identification, the hint which would be there in your NEET PG exam, which will help you to make a diagnosis or identify the skin rash, and then the management. Okay? Without wasting any more time, we are going to discuss these things. And remember, these are very commonly triaged or commonly examined or commonly seen in the clinic. I'm going to discuss the key important points जो कि हम अपनी clinics में, hospitals में देखते हैं. And this is usually a spot on diagnosis. 70% of the time, if you are linking the history of the patient and the appearance of the rash, you are able to form a DD which would be very shortlisted and make a provisional diagnosis if you have the correct hint and you know the correct examination findings. Okay? तो चलिए सबसे पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो हम कर रहे हैं स्किन इन्फेक्शंस. दीज आर नॉट ऑल द स्किन इन्फेक्शंस, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द कॉमन स्किन इन्फेक्शंस. सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका इम्पेटाइगो. ओके, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. और इम्पेटाइगो जो है वो क्या होता है? इट इज अ स्किन इन्फेक्शन विच इज वेरी कॉमनली सीन. द एज ग्रुप यूजुअली इज इन्फेंट्स और pediatric kids age group. The most commonly seen is like around 6 years, 7 years of age. Okay. What is the cause? The cause could be Strep pyogenes group A जो बैक्टीरिया होता है और Staph aureus. Okay. Superficial skin infection. Okay. It could be bullous. मैं यहाँ एरो से आपको बनाकर दिखा देती हूँ. इट कुड बी बुल्लस. ठीक है, बुल्लस मतलब आपके ब्लिस्टर्स बने हुए होते हैं. इट कुड बी नॉन बुल्लस और इट कुड बी अल्सरेटिव विच कुड बी एक्थाइमा. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट द हिडन एजेंडा. मैं यहाँ पर ये वर्ड यूज करूंगी. द हिडन और द हिंट इन द क्वेश्चन वुड बी हनी क्रस्टेड लीजन्स. ठीक है, हनी यहाँ पे वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? इफ आई जूम दिस पिक्चर, ये आपको दिख रहा होगा, ये येलोइश सा है. ठीक है, ये येलोइश सा है. क्रस्टेड मतलब हनी को जैसे सुखा दिया जाता है ना कि हनी की क्रस्टिंग है, उस तरीके के ये लीजन्स हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई हनी क्रस्टेड लीजन्स हैं. लिप्स के इधर आधर हैं, चीक्स पर हैं, थोड़ा सा नेक पर हैं, सिवियर है, लेस सिवियर है, बट आपको स्किन से उठे हुए स्केली लीजन्स दिखते हैं. दैट इज इम्पेटाइगो. ठीक है. Management is usually topical antibiotic which could be first line which is your fusidic acid or second it could be your mupirocin. Okay, right. So अब आता है आपका second is ichthyoma. Ichthyoma is again the same causative organisms which is Strep pyogenes. ठीक है, और Staph aureus. ठीक है. इक्थाइमा, इक्थाइमा में आप क्या याद करिए कि थोड़ा सा और डीपर चले जाइए. ठीक है, इम्पेटाइगो से और डीपर चले जाइए तो दैट फॉर्म्स एज इक्थाइमा, जो कि थोड़ा सा एक अल्सर की शक्ल ले लेता है बस. ठीक है, मैं यहां पर अगर ये पिक्चर एनलार्ज करती हूं तो ये आपको दिख रहे होंगे. ये जो लीजन्स हैं ये आपके इक्थाइमेटस लीजन्स हैं. ठीक है. Management again is your oral antibiotic which could be your penicillins or your cephalosporins. Okay. अब यहाँ पे अगर हम Staph aureus वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी एडिशनल नॉलेज मैं आप लोगों को देती चलूं. उसका ये है कि Staph aureus is a commensal on our skin. कमेंसल से क्या मतलब है कि ये हमारा बॉडी का फ्रेंड है जो हमारी स्किन पे रहता है. बट अगर इसकी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है देन इट कॉजेज योर ट्रबलसम ऑर्गेनिजम्स. स्टैफ ऑरियस इज नॉट मेंट टू गो इनसाइड द स्किन. आपको एक निमोनिक याद करना है. बोन एंड हार्ट एंड स्किन एंड जॉइंट्स. ठीक है, जो आप यहां पर इंफेक्शन देखेंगे
आपके दिमाग में स्टैफ ऑरियस होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड इम्पेटाइगो, हिंट मैंने आपको दे दिया है, हनी क्रस्टेड लीजन्स हैं, एज ग्रुप है, मैनेजमेंट है, ठीक है। सेकंड हमारा आता है एराइसिपिलास वर्सेस सेल्यूलाइटिस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स क्या हैं, एराइसिपिला क्या है, सेल्यूलाइटिस क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक की वर्ड देती हूं कि जिससे आपको याद रहे कि सेल्यूलाइटिस जो है ना, सेल्यूलाइट एक कॉमन वर्ड होता है जो स्किन में डंपलिंग्स पड़ जाती हैं, एक कॉमन जो टर्म है। तो आप इस तरह से याद करिए कि सेल्यूलाइटिस इज अ डीपर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, एराइसिपिलस जो है वो लेसर डीपर है। इट्स नॉट, आई वोंट से दिस इज सुपरफिशियल, बट इट इज लेसर डीपर, ओके। अच्छा, इसका एज कॉमनली एडल्ट्स भी हो सकता है, किड्स भी हो सकता है, बट कॉमनली इट इज एडल्ट्स, ओके। सेल्यूलाइटिस और एराइसिपिलास बेसिकली होते क्या है? इट इज द स्किन इन्फेक्शन, बट इट इज मोर डीपर than your epidermis, extends through the dermis and could extend into the subcut tissue, subcutaneous tissue as well, ठीक है। तो एराइसिपिला और सेलुलाइटिस में जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको यहां पर बताती हूं कि क्या है। देखिए, यहां पर ये हम लिख लेते हैं एराइसिपिलास और यहां पे हम लिख लेते हैं सेलुलाइटिस, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है देयर इज अ रीजन which is painful, which is warm, symptoms likely for 5 to 7 days, red in color, but is well demarcated, it is erysipelam. The boundaries are not well demarcated, it is cellulitis, okay. diffuse borders होते हैं, but ये it's red, well demarcated, diffuse, pinkish colored, orange colored, not well demarcated is cellulitis. The infection is going through the dermis to the lymphatics, ठीक है। बट सेल्यूलाइटिस में dermis, subcut fat, other subcutaneous tissues, okay. सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो बोथ में हो सकता है, फीवर हो सकता है, मेलेज हो सकता है, पेन हो सकता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये याद रखिएगा, स्ट्रेप पायोजेनिस प्लस स्टैफ ऑरियस, सेल्यूलाइटिस, स्टैफ ऑरियस। लिम्फेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट एराइसिपिलास, सेल्यूलाइटिस में लेस लाइकली, ओके। मैनेजमेंट इज ओरल एंटीबायोटिक्स फॉर बोथ ऑफ देम, ओके। एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हिंट देती चलूं, क्वेश्चन में देयर कुड बी अ इंसेक्ट बाइट। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस, अ 40-year-old man comes with the redness on the leg which is not well demarcated but is painful, erythematous or pinkish, tender on examination, and has an insect bite on or a fungal infection on the toe as well. So that is actually the main route from where the Staph aureus has entered your body and has caused this infection. ये हिंट है आपका। बट मैंने अभी बताया सेल्यूलाइटिस और एराइसिपिलास, एराइसिपिला वुड बी well demarcated, very reddish, cellulitis no, okay. Management discussed. Now let's come back to our next infection, staphylococcal scalded skin syndrome। बड़ा लंबा नाम है तो ऐसे ही आपने याद रखना है, लंबा नाम है, बड़ी प्रॉब्लम है। SSSS, also known as Ritter's syndrome, ठीक है। स्टैफ ऑरियस का ही एक टॉक्सिन है आपकी स्किन पे, स्टैफ ऑरियस ने इन्फेक्शन करा, ठीक है। नाउ आर स्किन, ठीक है, अब उसमें से जो इन्फ्लेमेशन हुआ और इसका स्टैफ ऑरियस का एक स्ट्रेन है, इट रिलीजेस अ टॉक्सिन विच लीड्स टू द स्किन स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मतलब जैसे बर्न्स होते हैं ना, तो स्किन की लेयर हटती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्कॉल्डेड, ठीक है। स्टेफाइलोकोकल
स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम, बच्चा आएगा आपके पास, कोई क्वेश्चन आएगा अगर, तो आपके पास मोस्ट लाइकली द एज ग्रुप वुड बी एन इन्फेंट, ओके, और मे बी 3 year 4 year old with skin debrided, excessive fatigue, fever for the past 5 to 6 days, not improving with the antibiotics, oral antibiotics, okay. अगर ये पिक्चर आपको दिखाई जा रही है एंड देर इज डिब्राइडमेंट ऑफ द स्किन, बिना किसी शक और शुबा के यू हैव टू थिंक अबाउट SSSS, ओके, रिटर्स सिंड्रोम। इसके साथ आपको एक हिंट ये भी दिया जा सकता है, इट इज अ निकोल्स्की पॉजिटिव। I think I have discussed this in the previous slides as well. What is Nikolsky positive? That on the slight pressure, the skin debrides completely. Okay? और फिर वो skin कैसी हो जाती है? It is very tender and totally exposed erythematous skin, just like in burns. Okay? Management. Now comes the management. Management is very, very important. Usually managed in ICU or burns unit, because a patient represents or is just like a burn wound. जैसे कि exposed skin होती है ना, जैसे 2nd degree burn हुए, 3rd degree burn हुए, सेम उसमें स्किन होती है स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम में। तो इसका एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है डिहाइड्रेशन, because the skin is exposed, is continuously oozing fluid, so you have to start the patient on IV fluids, IV antibiotics, completely sterilized environment, otherwise the complication could be the death of the patient. Okay, so next, moving on, this is a very very commonly seen problem, जो कि हमारी कॉमन लैंग्वेज में बाल तोड़ भी कहते हैं। फॉलिकुलाइटिस, फ्यूरंकल, कार्बंकल, तीनों में कुछ कॉमन अगर है तो वो ये है कि इनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक ही है, बस ये इकट्ठे हुए तो ये ग्रुप्स बन गए। फॉलिकुलाइटिस, so this is your skin, your epidermis, ये आपका shaft है hair का, this is your hair follicle. Now if this gets infected, this is called as folliculitis. इसकी पिक्चर आपको दिखेगी कि आपका जो hair growth का point है that becomes a little blackish or a little bumpy. It could be pustular, it could be black in color, it could be red in color, but it has to be like a pinpoint thing. Okay? Hint आपके एग्जाम में ये दिया जा सकता है, you have a habit of plucking the hair, shaving the hair again and again, or there is a tendency of ingrowth of hair. Okay? ये आपका आ गया folliculitis. Second आपका आता है फ्यूरंकल। देखिए, फ्यूरंकल फ्यूरियस है ना, तो अगर फॉलिकुलाइटिस, ये जो आपका स्किन है ये शाफ्ट है, अब शाफ्ट के अगर इधर आधर का जो टिश्यू है, द सराउंडिंग टिश्यू, इट गेट्स इन्वॉल्व्ड एज वेल फॉर द इन्फेक्शन which becomes furious or angry as well, it is called as furuncle. Okay, now the group of furuncles forms carbuncle. कि अगर मैं इसको जूम आउट करती हूं, देखिए जैसे मैंने आई डिस्कस दैट दीज आर द पिन पॉइंट्स। ओके, ये रहे आपके पिन पॉइंट लीजन्स हैं, दीज आर एट द बेस ऑफ योर हेयर फॉलिकल। ओके, the surrounding tissue is involved as well, that becomes the furious furuncle. Now many of the hair follicles infected and the many of the furuncles are there, they form a carbuncle. ठीक है, बहुत सारे लोग कार में जाते हैं ना, इस तरह से याद रखिए, तो इसलिए many of the furuncles they are forming in the form of a carbuncle. अभी भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं and they
manage to form a fluid or pus, so that is known as abscess. Okay, management remains oral antibiotics, which could include your penicillins or your cephalosporins. Abscess depends upon how big is the abscess or where it is. If it is in the inguinal region, in the axillary region, or in the facial region, you might need incision as well. Right? Okay. Let's move forward. मोलस्कम कंटेजियोसम, अगर आपने ये रैश आइडेंटिफाई नहीं करा, आप अपने आप को माफ नहीं कर सकते. Very commonly found. The hint in the question is likely to be the age group, or there is a history of immunocompromised situation. For example, a patient is on immunotherapy, chemotherapy, HIV, any other chronic illness, chronic kidney disease, chronic liver disease, or a kid, okay, 6 years of age, 5 years of age. Molluscum contagiosum, why it is called as contagiosum? Because it is contagious. Now, the name indicates umbilicated papule. They are usually present in a region. For example, this is my arm. So, they would be present around the arm. They could be present on the palms as well. They could be present anywhere on the body. Main इनका जो hint है ना, वो इनकी पिक्चर में और इनकी एग्जाम की हिस्ट्री में होता है, एग्जाम के क्वेश्चन की हिस्ट्री में होता है, जो कि मैंने बताया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और कुड बी अ किड और कुड बी अ एल्डरली. देखिए ये मैं इसको इनलार्ज कर रही हूं यहां पर. ये जो आपका एक फ्लैट ये स्किन है, दिस इज योर लीजन, दिस इज योर रेज्ड मे बी 0.5 सेंटीमीटर्स मैक्सिमम, बट इट्स जस्ट लाइक दिस. ओके, अम्ब्लिकेटेड, एक सेंटर में इसके एक अम्ब्लिकेटेड जैसे एक डेप्थ होता है, दैट्स व्हाई अम्ब्लिकेटेड लीजन. एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ मोलस्कम कंटेजियोसम. मैनेजमेंट इज यूजुअली conservative. You don't have to do anything unless and until they are gunky, means they are forming pus, they are superficially infected by a bacteria. Otherwise, it's a viral infection which only needs observation, nothing else. Okay. Now comes your herpes simplex. So herpes का ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम herpes के जो आपको एक herpes की फैमिली है वो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए. herpes simplex 1, 2, 3 क्या है, herpes simplex 4 क्या है, varicella zoster, एप्स्टीन बार वायरस, HSV 6, HSV 8. ठीक है. ये जो पिक्चर में दिखाया हुआ है, इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय HSV 1. ठीक है. ये कोल्ड सोर है जो लिप्स पर है आपके. इट इज बेसिकली कोल्ड सोर. HSV 1 hint could be anything like a person living in a hostel, a person having a relationship, because it is usually spread by using towels, by using the same utensils, by kissing or by touching. ठीक है. कैसे है, एक आपका हाथ यहाँ छू रहा है और सिमिलर अगर आप हाथ मिला रहे हैं और आप अपना हाथ टच कर रहे हैं, सो बेसिकली इट इज कंटेजियस. तो हिंट कुड बी देयर इन द फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके. पेनफुल, yes. Management, usually you don't need anything, but topical acyclovir could help in recovering from it. Okay. Any super added bacterial infection needs treatment. Herpes key, just remember this thing that you have to learn by heart. HSV 1, 2, varicella zoster virus, Epstein-Barr virus, HSV 6, HSV 8. Okay. Now comes your varicella, and this is your 7. Okay. Varicella zoster virus
एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के बीच में होता है कि चिकन पॉक्स और हर्पीस का कोई एक लेना देना है। इनका लेना देना सिर्फ एक चीज से है कि दे बिलोंग टू वन फैमिली विच इज दी, ये जो हर्पीस की जो फैमिली होती है उसकी एक अंडर एक वेरिसेला जोस्टर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वायरस बट इज बिलोंगिंग टू दैट फैमिली। ओके, वेरिसेला causes chicken pox later on life में, which is the reactivation of varicella zoster virus is also caused by varicella and has nothing to do with your herpes virus। तो ये बात दिमाग में रखिए कि इसको हमें कभी कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, अच्छा, ये आपको चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स का आपको क्या हॉलमार्क दिखता है? व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ चिकन पॉक्स? So the hallmark of chickenpox lies in the history and the description of the rash or the lesion which is present on the body. So it is usually in pediatric population, could be there in adults as well, and they don't have to be necessarily immunocompromised or on any steroids or anything. It is preceded by a prodrome, fever, sore throat, malaise, no itch, but yeah, generalized body ache, lethargy. जो इसका hallmark of description is that there is multiple rashes all around the body, multiple lesions which could be macula, papula, pustula, that is of different and could be scabby। ठीक है, तो ये चार चीजें याद रखिए। It could be macular, papular मतलब only raised but erythematous, no pus। मैक्यूलर जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपका रेड कलर का एक लीजन होता है, दैट्स इट, नॉट रेज्ड। पस्चुलर इज जिसमें आपका पस भरा हुआ आपको हल्का सा दिखता है। ओके, स्कैब और स्कार विच इज अ ड्राई or healed pustule। Okay, and the history would also include your itch, khujli, right? So if I'm zooming out this picture here, इसमें से ये जो है ये वेसाइकल्स हैं आपके, which are the fluid filled, छोटे छोटे हैं, और ये on the erythematous bed। ठीक है, ये आपका हील ऑलमोस्ट हीलिंग पोजिशन पर है। ठीक है, तो ये स्कैबी है, ये आपका मैक्यूल है। This is like your pustule which is very angry right now. This is like your pustule which is filled with pus as well. But these are almost all the time, these are the vesicles which might be full of fluid or pus. Management is usually conservative. All you have to manage is the itch of the skin. You can use antihistamines, lactocalamine lotion to keep the skin calm. There is no role of antibiotics unless and until we see any superadded bacterial infection in the form of formation of prolonged pus, or there is pain, or there is tenderness, severe tenderness. Okay. Now we come to the next one, which is herpes zoster. It is a very interesting infection, और बहुत सारे infections की तरह if you will see 3 or 4 patients of this infection in your whole life, you are not going to miss this infection at all। Why? चलिए एक ऐसे डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चिकन पॉक्स हुआ प्रीवियस मेरे अराउंड व्हेन आई वाज 11 years of age। तो जो वायरस होता है, द सेम वायरस इट हाइड्स इन द नर्व्स और द डर्मेटोम्स। नाउ इट डिपेंड्स ऑन मी कि इफ देयर इज an environment in the body that causes the reactivation of the herpes zoster or not. So the reactivation of the same herpes zoster which caused chickenpox earlier in the previous years, this is the same organism, this is the same viral organism which will give you shingles now. Okay, hint in the question, very easy to identify.
could be immunocompromised, could be later in life, for example, elderly, above 65, could be on steroids, could be on chemotherapy. And there is a classical description of the symptom that there is a very painful and burning vesicular rash over the body which is lying in the same tangent. What is that? That's a dermatome. Okay. For example, if I make this human body here, so it would be like this, extending in the same T4, T5 dermatome. So for example, if I zoom out this picture, you can see that it is in one dermatome here. Okay. Usually it could be around this dermatome as well, associated with your earache, associated with your facial pain, and there would be a very, very large lesion that is also known as Ramsay-Hunt syndrome. Okay. So this is also known as shingles. There is no chance to miss this diagnosis and the management. Management includes oral antiviral, which is your valacyclovir, gemcitabine, depending upon your lesion. Okay, it could be IV as well, but it depends on the severity. Okay, right. Now comes your hand, foot and mouth disease. This disease is usually present in the pediatric population. Hallmark is lying in the name, hand, foot, mouth disease. The question would be like, there is a kid, goes to the school, goes to the nursery, develops fever, develops some cold and cough symptoms, and then the mother or father is concerned because there are multiple lesions over the palms, multiple lesions over the soles, and there are multiple lesions inside or around the mouth as well. Okay? Looks scary. इसे देखकर लगता है कि बहुत ही ये क्या हो गया है बच्चे को. ये पैर भी इधर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के इसलिए हैं बिकॉज ऑफ द कॉमनली प्रेजेंटेड एज ग्रुप. सो you have to tell the patients that this is called as hand foot mouth disease. It is a viral infection. Conservative management, hydration, antipyretics to control fever. If there is itching, control it with topical calamine or anything. If there is superadded bacterial infection, then only the role of antibiotics, otherwise not. Takes its own time, 3 to 4 weeks, and then disappears. Hallmark, as I said, the lesions on the hands, I mean the palms, soles and around the mouth. अच्छा, जब यहाँ पर ये इतना डिस्कशन चला है तो आई शुड ऑल्सो टेल यू कि और कौन से लीजन्स होते हैं जिनके पाम्स पर और सोल्स पर इस तरीके के लीजन्स होते हैं. ओके, सो फर्स्ट, हैंड फुट माउथ डिजीज. You have to remember this because there are only a few. Second is your secondary syphilis, right? Maculopapular rash. Third, rickettsial fever. All right? And sometimes your chicken pox, it also can occur or involve your palms and your soles. Okay? चलिए, नाउ ये बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन है ये हमारे हुए ओवर एंड वी आर कमिंग टू योर टीनिया इन्फेक्शंस. आई थिंक हमने अपनी बहुत सारी स्लाइड में डिस्कस करा है टीनिया. एज द नेम इंडिकेट्स, आई थिंक सबको ही पता होगा कि टीनिया इज योर फंगल इन्फेक्शन. ठीक है, डिफरेंट हमारी बॉडी पे जैसे जैसे होता जाता है उसको हम डिफरेंट नाम देते जाते हैं कि अगर वो नेल्स पे हो रहा है, स्कैल्प पे हो रहा है, बॉडी पे हो रहा है, अगर इंग्वाइनल्स में हो रहा है, जेनाइटल्स में हो रहा है, तो उनके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं. मोडालिटी डिफरेंट होती है, ड्यूरेशन डिफरेंट होती है, हो सकता है कि थोड़े से सिम्टम्स भी अलग होते हैं. और यहां पर मैं आपको सबसे पहले ये टीनिया कैपिटिस देखिए. टीनिया कैपिटिस हमने ऐसे याद करना है कि ऑब्वियसली कैपिटिस एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए उसका ध्यान यही जाएगा कि स्कल, रिलेटेड टू द स्कल. ओके,
तो कोई भी आपका जोन है जो जहां से आपका हेयर लॉस है, एक पैच है which is slightly erythematous, has mild scales as well and is itchy, so you should think about your tinea infection. Okay, scalp के infection में there is always a management which involves your oral antibiotics, okay, antifungals. Corporis, of course, a medical student should be able to tell what is a corporis, your body. टीनिया के इन्फेक्शन की हॉलमार्क होती है एनुलर लीजन, एक एराइदीमेटस, एक स्केली, एक बॉर्डर होता है रेड, उसके अंदर पेल रीजन होता है एंड देर आर माइल्ड स्केल्स एंड देर इज सिवियर इच. ठीक है, लेकिन अगर इतना बड़ा कोई लीजन है या इतना सा कोई लीजन है जो न्यूमरस है, दैट इज नॉट फंगल इन्फेक्शन. ये आपके स्कैटर्ड होते हैं, माइट बी 7 or 8, माइट बी अ सिंगल सॉलिटरी, बट दिस शेप एराइदीमेटस ring with a pallor region inside and mild scales, जैसे कि आपको इसमें भी दिख रहे होंगे. ठीक है, हिंट क्या होगा? इची, स्वेटी, ह्यूमिड एनवायरमेंट. ओके, और हो सकता है आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स दी गई हूं विद माइल्ड स्केल्स, और देयर कुड बी सम हिंट लाइंग इन योर KOH फाइंडिंग्स या फिर आपकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स कि आपको फंगल हाइफे दिख रहे हैं. कॉर्पोरिस के यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स देयर कुड बी टॉपिकल एंटीफंगल्स और द ओरल एंटीफंगल्स. ओके, ये आपकी टीनिया पीडिस है. आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड पिक्चर, बट as I said, depending upon the severity of the symptoms, you have to take the management as oral or topical. टीनिया बार्बेई, अच्छा ये एक important चीज है कि जिसमें आपके there is some infection, there was some infection, now it has involved a bacterial infection as well that has become like more abscess kind. Then the treatment involves with your antibiotics as well and your oral antifungals. Okay, this is on your palms, tinea manum, and अंगुम, ये आप देख रहे हैं. सो दिस इज योर नेल इन्फेक्शन, टीनिया अंगुयम, जो भी आपको बोलना है. इसका ट्रीटमेंट जो होता है, इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्रीटमेंट एंड इट इज यूजुअली विद योर ओरल antifungals, which could be your terbinafine or griseofulvine. Okay, now comes your another fungal infection, candidiasis. यहां इन्होंने सिर्फ एक पिक्चर में एक टंग दिखाई हुई है, मैं यहां पर पूरा कैंडिडियासिस की फॉर्म्स डिस्कस करती हूं. अच्छा, कैंडिडियासिस क्या है? अगेन अ फॉर्म ऑफ फंगस, कैंडिडा एल्बिकेंस. यूजुअली क्या होता है कि कैंडिडा जो होता है, इट इज यूजुअली अटैकिंग द पीपल हु आर मे बी ऑफ infant age group less than 6, most likely are immunocompromised or are having some sort of chronic illness, for example diabetes, chronic kidney disease, or are on chemotherapy, immunotherapy, because this is most likely a very opportunistic infection कि जहां इसने देखा कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है, वहां इसने अटैक करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो टॉप टू बॉटम हम चलना शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ ये सबसे ज्यादा अटैक कर सकती है. ठीक है, तो ये एक टंग पे वाइट सी कोटिंग है आपको जो दिख रही है, विच इज अ वेरी टिपिकल ऑफ कैंडिडा. ओके, ओरल कैंडिडियासिस इसको हम बोलते हैं. ठीक है, ये आपकी हो गई ओरल कैंडिडियासिस. ठीक है, अब अगर कोई आपके पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपको पेशेंट ने दिया हुआ है कि पेशेंट इज कमिंग विद ओडाइनोफेजिया, डिफिकल्टी और पेनफुल स्वोलिंग. ठीक है, और उसको बैकग्राउंड में है HIV, उसको बैकग्राउंड में है आपके कोई वो कीमो पर है, इम्यूनो पर है, तो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट
esophagitis ड्यू टू कैंडिडा। अब आपके आ जाते हैं स्किन के, जैसे इंटरट्राइगो, जो भी आपके फोल्ड्स होते हैं, स्किन के फोल्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडर द ब्रेस्ट और द इंग्वाइनल फोल्ड्स, और अ बेबी हैविंग अ डायपर रैश विच इज वेरी वेल डिमार्केटेड, बेबी इज क्राइंग एक्सेसिवली, वेरी वेरी राइडिमेटस। मैं आपको यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे राइडिमेटस एक लीजन होता है, जैसे ये इंग्वाइनल रीजन हुआ, ये वेरी वेरी वेल डिमार्केटेड, और मे बी अंडर द ब्रेस्ट, okay, or maybe under the axilla, very well demarcated, purplish, erythematous, angry. So that is your candida infection. अगर folds में है तो intertrigo आप उसको बोल सकते हैं, but it is skin infection, ठीक है, usually managed by your topical antifungals, okay. चलें, तो कैंडिडियासिस जैसे कि मैंने बात करी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ज्यादातर होते हैं। कुड बी योर वेजाइनल थ्रश एज वेल, कि जिसमें आपका कॉटेज चीज जैसा एक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, दैट इज ऑल्सो कैंडिडियासिस एंड मैनेज्ड बाय योर टॉपिकल एंटीफंगल्स देयर एज वेल, पेसरीज, ओके। तो यहां पर क्वेश्चन में हिंट हुआ आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मोस्ट लाइकली, या फिर आपकी पीडियाट्रिक एज ग्रुप या फिर एल्डरली एज ग्रुप। टंग पे थिक कोटिंग है, बॉडी पे वेल डिमार्केटेड वेरी इची एक स्किन का लीजन है विच इज अराउंड मे बी अ वीक और 2 वीक्स ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 12th इज pityriasis versicolor, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक शिंगल्स, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि एक पेशेंट है, वो आपके पास आया है, ये मेरा रैश है, स्किन से थोड़ा सा लाइट कलर्ड का है, लेकिन सही नहीं होके दे रहा है, उसने तमाम सनस्क्रीन्स, इमोलिएंट्स, एवरीथिंग हैज बीन यूज्ड बट सही नहीं होके दे रहा है, कुड बी लाइक 2 to 3 weeks old, patient was on a holiday to a very hot humid environment on the chest or the back or on the upper shoulders, ठीक है। रैश कैसा होता है? रैश होता है हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स, हाइपोपिगमेंटेड कि आपकी जो स्किन का कलर है उससे हल्का सा हल्का कलर का मैक्यूल, जैसे कि आई डिस्क्राइब्ड के फ्लैट लीजन है, ठीक है। सो इफ आई जूम दिस पिक्चर, ये आपको दिखेगा, ये देखिए, ये देखिए, इची हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स, फ्लैट लीजन्स, ठीक है। Not getting better with time, not getting better with your over-the-counter creams or anything, has been on a holiday, warm, humid environment, is itchy as well. Very, very classical of Malassezia furfur and called as pityriasis versicolor. Management, it could be your ketoconazole shampoo or selenium sulfide, or if you feel like you can give oral antifungals as well, but the mainstay of treatment is your topical ketoconazole shampoo or selenium sulfide, okay. चलें, now comes your, ये आपके स्किन के इन्फेक्शंस ओवर हुए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जस्ट कंसिडर 2 points टू रूल आउट। अगर आपका क्वेश्चन में कोई भी हिंट दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल स्किन की डेप्थ दी हुई है, या फिर पेशेंट की हिस्ट्री में कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दिया हुआ है, एंड एग्जामिनेशन फाइंडिंग, ये 2 चीजें अगर आपने कंबाइन कर ली, यू आर नेवर एवर गोइंग टू मिस द डायग्नोसिस। चल, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर हाइपर सेंसिटिविटी और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो a majority of our population has problems which are not linked, the skin problems which are not linked to any organism or infection, and they are facing a lot of problems like itching, dry skin, thickened skin. So that falls under hypersensitivity or immunological disorders. और इसमें भी बहुत तरीके की disorders हैं which we are going to discuss, but these are repeatedly, as I'm saying, the common ones which we are discussing here, okay.
तो इसमें से सबसे पहले आ जाती है एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो चलिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको यहाँ पर एक एटोपिक डर्मेटाइटिस का मीनिंग बता दूं कि एटोपी होती क्या है। डर्मेटाइटिस ऑफ कोर्स इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, लेकिन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन कुड बी ऑफ नो रीजन, many other infections like skin infections, atopic, allergic response। ठीक है, एटोपिक, एटोपी का क्या मतलब होता है? एटोपी इज अ IgE mediated immune response to anything, any change in the environment of the body, which gives you a classical picture which could be in the form of allergy or skin reaction or any other form which could be your conjunctivitis. So that is all related to atopic, but always has a mechanism involved related to your IgE। okay, इसमें जो आपकी डर्मेटाइटिस होती है दैट इज कॉल्ड एज एटोपिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि इफ दिस हैज being triggered by a allergic response or not, this could come spontaneously as well। अब आंसर कैसे दिया जाएगा कि ये एटोपिक डर्मेटाइटिस है या कोई और डर्मेटाइटिस है? द आंसर लाइज इन द फैक्ट दैट देयर वुड बी नॉट वेरी क्लियर इंडिकेशन के देयर वाज अ exposure to a medicine, exposure to a new cream, exposure to some new cosmetic. No. So a patient comes to you with itchy elbows or itchy flexor surface of your elbows, or there is a region on the trunk, or there is a region on the legs which is very super itchy. It is dry as well, maybe came after a change of environment, maybe change after weather, slight redness is there and is responding to your steroids or your antihistamines, atopic dermatitis। okay, management usually lies in your topical corticosteroids, which could be from your moderate to moderately potent to your severe or highly potent। okay, ये management है। if they are not managed by the topical corticosteroids, we can also use things like immunosuppressants topical like tacrolimus। okay, now comes your contact dermatitis, which is again one of those which is not to be missed। okay, contact dermatitis, the hidden agenda won't be very hidden in the question. The hint would be like she started wearing a new necklace, he started wearing a new patch, it could be even your pain patch, it could be even your cloth, it could be anything which is having physical contact with the skin, and commonly it presents with jewelry made up of nickel or some cheap metals। ये जो पिक्चर दी है इसमें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस पिक्चर, क्योंकि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की एक बहुत ही क्लासिकल पिक्चर होती है कि जहां जहां कॉन्टैक्ट होता है वहां पे देर इज एराइदीमा, वेल डिमार्केटेड पैच, देर इज इच एंड देर इज सम पेन एज वेल। ठीक है, तो ये दिस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कुड हैव बीन ड्यू टू मे बी सम क्लोथ, or maybe there was some cosmetic or any cream which has given this kind of picture। ये आपको दिख रहा है कि raised erythematous papules, and ये मुझे देखकर पता लग रहा है that these are itchy as well। okay, wait and watch topical corticosteroids, nothing else to be done, and of course yes, avoid the contact with the same thing which triggered this picture। चलें, next is your, this was your first, second and then your third, urticaria and angioedema। okay,
Urticaria in a very common language is hives. In medical language, if I try to make it more easy and easy to identify for the NEET PG students, urticaria is basically the angry skin. अगर आपकी skin चीख रही है and is giving response in the form of red, well demarcated bumps which are responding to anything, medicine, change in the air, stress, physical stimulus like a cloth, a cream, a cosmetic, it is urticaria. If this is my hand, for example, if this is a hand, okay, and I press this portion very hard and it becomes like bumpy, red, very itchy. So this is urticaria. Okay, this could be localized, could be systemic as well, right? There are many other types of urticaria. For example, your pigmented, various other types which I'm not going deep in this slide because this slide is mainly concerned about giving you the hint and your identification and management. तो अर्टिकेरिया ये है आपका, देखिए ये स्किन है, इसमें बम्पी एंग्री लुकिंग स्किन, वेल डिमार्केटेड, इची. ठीक है. द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज एंटीहिस्टामिन्स. व्हाई? क्योंकि आपकी जो स्किन ने रिएक्ट करा है दैट इज थ्रू द रिलीज ऑफ योर हिस्टामिन्स and your cytokines to various triggers. The triggers could be anything. As I mentioned, it could be stress, it could be medicine, most commonly NSAIDs, sulfonamides, penicillins, trimethoprim, okay, जो आपके sulfonamides में आ गई हैं. So this causes the release of the activation of your cytokine pathway and your release of antihistamines. So this causes the picture which is shown here on this forearm. So the mainstay of treatment remains antihistamines, hydration, and stop the offending medication or the offending trigger which cause that kind of symptom. इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक अभी डिस्कस करनी है, दैट इज एंजियोइडीमा. 90% of the time, if any question is there which involves a patient started a new medication and the patient had swollen tongue, difficulty in breathing, coughing, so that is likely that medication caused this kind of symptom, and that is called as angioedema. That means the swelling of your mucosal region which involves your swelling of lips or swelling of the tongue, and it has to be taken very seriously because it could lead to the obstruction of your airway and will lead to intubation. So the management includes early diagnosis of the symptoms. If there is any difficulty in breathing after starting a new medication, which is very likely ACE inhibitors, okay, stop the medication and we have to start the patient on antihistamines. All right. Now comes your Stevens-Johnson syndrome. As a doctor, as a medicine practitioner, you cannot miss, and you don't have to be a dermatologist for the diagnosis of SJS. What is Stevens-Johnson syndrome? Stevens-Johnson syndrome is a reaction of the body which involves your exfoliation of the skin or ulceration of the skin and the mucosal parts, which would be your mouth, which could be your inguinal region as well. So there is involvement of the mucosa and the skin, and it was ulceration of the skin. Okay.
Steven Johnson syndrome is a life-threatening situation if it is not diagnosed and treated properly and could lead to death as well. What is the key? What is the key in the or hint in the question is that the patient was started on a new medication. New medication में आपका क्या आता है? Could be lamotrigine, could be NSAIDs, could be sulfonamides, could be your penicillins. Okay. So SJS involves your less than 10% of your body. Okay. Pain, skin excoriating, there could be itch as well, severe lethargy, not able to feed or drink. Okay. Complications, of course, could lead to dehydration. So we have to put a patient on IVI, could be managed in ICU or the burns unit, and most important, stop the offending medication. Okay. Now comes your एराइदीमा मल्टीफॉर्मी. ठीक है, देखिए एराइदीमा मल्टीफॉर्मी के मल्टीपल रीजंस होते हैं, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट कॉमन हियर विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल माइकोप्लाज्मा निमोनी इन्फेक्शन. ठीक है, क्या होता है? एटिपिकल ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा निमोनी. अगर आपको इससे एटिपिकल ऑर्गेनिज्म है, कोई आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है एंड यू आर डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ, आई विल डिस्कस इट लेटर, दिस काइंड ऑफ लीजन on your body and you have a chest infection, so you would be able to diagnose that this is a erythema multiforme. Mycoplasma pneumoniae नीट पीजी के बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है. इतना कॉमन है कि हम लोग भूल ही जाते हैं कि एराइदीमा मल्टीफॉर्मी इज अ ग्रुप ऑफ रैश, इज अ रैश विच इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कॉजेस. ठीक है, इसमें से आते हैं आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनी. सेकेंड, देयर कुड बी वायरल इन्फेक्शन एज वेल जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स. थर्ड, मैनी में बहुत सारी ड्रग्स होती है विच कॉजेज दिस कुड बी योर अगेन पेनिसिलिमिन्स और सल्फोनामाइड्स और देयर कुड बी सम एंटी HIV ड्रग्स एज वेल. बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हमें जो नीट पीजी के लिए याद रखना है वो हमें माइकोप्लाज्मा निमोनी बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है. एंड द मेन स्टे कि आपको ये डायग्नोज कैसे करना है कि एराइदीमा मल्टीफॉर्मी एनुलर लीजन्स होते हैं. एनुलर, आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन कि एक रिंग विद इन अ रिंग इज अ एनुलर रीजन, टारगेट लीजन जैसे होते हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू जूम दिस वन, सी दिस वन. ये है आपका, ये एक आपको एक एराइदीमेटस रिंग दिख रहा है, उसके अंदर एक पेल रीजन है. ठीक है, तो ये आपके बेसिकली टारगेट लीजन्स होते हैं और एनुलर लीजन्स होते हैं. मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज ट्रीट द कॉज. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको एराइदीमा मल्टीफॉर्मी माइकोप्लाज्मा निमोनी की वजह से है तो फिर हमको इनको मैक्रोलाइड शुरू करनी है, ट्रीट द कॉज एंड दे विल बी सब्साइडेड अकॉर्डिंगली. अगर किसी मेडिकेशन की वजह से है, so conservative treatment, stop the offending medication. The most important thing here is to diagnose कि ये है क्या, और वो आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हिंट वो आपके दिया होगा कि देयर आर टारगेट लीजन्स, दिस इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी. ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक एरिया पर है. एंड देयर वुड बी द हिंट इन द क्वेश्चन एज वेल, स्टार्टेड ऑन ए न्यू मेडिकेशन और इज हैविंग अ चेस्ट इन्फेक्शन. The chest X-ray is showing this findings which would be in coherence with your atypical organism findings. ठीक है, चले. नाउ दिस वॉज योर फिक्स्ड ड्रग इरप्शंस. ठीक है, इसका easiest टू डायग्नोज, easiest. अ पेशेंट कम्स के ये मेरा यहाँ पर रेड एरिया हो गया है, पहले कभी हुआ है? हाँ हुआ था. उससे पहले कभी हुआ है? हाँ हुआ था, थोड़ा आसपास ही हुआ था. ओके, कुछ ड्रग्स होती हैं, अगेन योर सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स, अगेन योर penicillins, again your some antibiotics including your erythromycin as well, कि there is some redness around the eye puffs up. कोई भी आप मेडिकेशन खाते हैं रिपीटेडली, आपको सेम स्पॉट पे इफ यू आर गेटिंग द एराइदीमा, स्वेलिंग, पेन, टेंडरनेस, दैट इज योर फिक्स्ड ड्रग इरप्शन. सो द हिंट वुड बी देयर इन द क्वेश्चन दैट has happened before and started the medication for pain and said aspirin, brufen, anything. Okay,
management, tell the patient that you are allergic to this medication and they won't take it again. Okay, there could be some topical steroids, or if you need it, they can have some antihistamines, nothing else needed. चलें, ये हमारे हो गए जो थोड़े बहुत हमने डिस्कस करे थे अभी, immunosuppressive disorders या फिर hypersensitive disorders, I'm sorry. Now we are coming to nail and hair disorders, and I think this is the last part of our slide here, which we are going to discuss. Nail and hair disorders. Hair disorders, if I say कि आप सिर्फ 3 चीजें अगर आइडेंटिफाई कर सके हेयर डिसऑर्डर में, सो देयर वुड बी नो क्वेश्चन कि आप पहुंच ना पाए उस डायग्नोसिस पर, एंड वंस यू रीच द डायग्नोसिस ऑफ कोर्स यू विल नो द मैनेजमेंट. ठीक है, तो सबसे पहला एलोपेशिया एरिएटा हेयर डिसऑर्डर. मैं यहाँ पे आपको बताती चलूं कि हमने अपनी पहली स्लाइड में जो हमने बहुत एक डिस्कस करी थी, वी डिस्कस्ड दैट हेयर का जो ग्रोथ होती है इट हैज 3 फेजेस, टीलोजिन, एलोजिन और जो है कैटाजिन. ठीक है, ये आपके फेजेस होते हैं जो आपके ग्रोथ फेज होते हैं, रेस्टिंग फेज होते हैं. और एलोपेशिया एज द नेम इंडिकेट्स इट इज द लॉस ऑफ हेयर, एंड लॉस ऑफ हेयर कुड बी योर स्कारिंग और नॉन स्कारिंग. ठीक है, ये बेसिक है आपका जो आपको पता होना चाहिए, वरना यू वोंट बी एबल टू रीच टू द डायग्नोसिस. ठीक है, तो ये आपका स्कारिंग हो जाता है. स्कारिंग में आपका क्या आता है कि आपकी जो स्किन है it has been scarred. Why? Because there was some chronic inflammation or there was some chronic infection, which could be your fungal infection, which could be your some other bacterial infection, which the long standing infection was there, which has scarred the skin tissue, the subcut tissues are dead now, and that is your scarring, and the hair regrowth is very, very less likely. Now there is the other one, which is your non-scarring, and non-scarring includes your alopecia areata or your telogen effluum or your other kinds of like your female alopecia. Okay, so इसमें हमारा जो सबसे पहला आ जाता है ना alopecia areata, तो ये आपका non-scarring है. तो इसमें बहुत ही टिपिकल फाइंडिंग है. देयर आर स्पॉट्स, मल्टीपल स्पॉट्स, देयर कुड बी 2-3 स्पॉट्स, देयर कुड बी 5-6 स्पॉट्स which is there, circular spots, and on clinical examination there are no scales on the scalp, there are no signs of inflammation, the skin is as it should be, there are mild thin exclamatory signs. वो आपका क्लासिकल हॉलमार्क होता है. ओके, विच आर बेसिकली द ग्रोइंग हेयर. नाउ एलोपेशिया एरिएटा इज अ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग. ओके, एंड टेक्स यूजुअली अ फ्यू मंथ्स to get back to normal, the hair growth, but hair growth is likely. The management could involve intralesional steroids, which is usually in the pediatric population, not in the adults, or there could be topical potent steroid application as well. Okay, hallmark on examination, there is thinning, there is no itching on the scalp, and has been like, it doesn't develop over the night. धीरे धीरे आपके पैचेस आपके बालों में पड़ते जा रहे हैं. ठीक है, मैनेजमेंट as I said, the hair growth is likely but will take a few months, for maybe 6 to 9 months as well, or might take up to 1 year. You could try some topical steroids or intralesional steroid injections as well. The next one is your androgenetic alopecia, which is the male pattern baldness. Okay, तो ये आपका this could have your genetic factors involved as well. Androgenetic alopecia, the hair regrowth is very less likely. Okay,
पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है, ही सेइंग दैट आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आई एम लूजिंग हेयर ऑन द टॉप. ठीक है, यहां से बेसिकली यहां से आपके बाल जाने शुरू होते हैं. देयर इज थिनिंग ऑफ द हेयर एज वेल. मैं यहाँ पर एक ये फेस बनाती हूँ ये, और सो द हेयर इज प्रेजेंट हियर एंड द टॉप, and there is loss of hair from the temples as well. This is your androgenetic alopecia. Now, management includes your wigs, hair transplant, okay? Because the hair regrowth very less likely. You can try minoxidil. If the question says minoxidil, it could increase the hair growth, but it suppresses as soon as you stop the minoxidil. So the permanent solution is your hair transplant, or if you're conscious about the appearance, there could be an option of wig, but hair growth is very less likely. चलिए, थर्ड आता है आपका टीलोजिन एफ्लूवियम. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, टीलोजिन जो आपके हेयर ग्रोथ के फेजेस होते हैं ना, उसमें जो टीलोजिन होता है वो आपका एक रेस्टिंग फेज हो जाता है कि जिसमें आपका हेयर की कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती है. ठीक है, सो बेसिकली द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज थिनिंग or there is loss of hair from that part, because there is absolutely no growth. They have landed into a resting phase, or they are just dying, and the appearance is that they're losing hair there, and to the point where there is a patch from where they have lost their hair. Okay, तो इसका क्या हिंट आपको मिल सकता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको नीट पीजी क्वेश्चन में वो एक देयर कुड बी समथिंग लाइक एक यंग फीमेल हैज जस्ट गिवन बर्थ एंड शी इज लूजिंग हेयर एंड शी इज वेरी वरीड अबाउट इट. द हेयर इज थिन, शी कैन सी हर स्कैल्प. So what are you thinking about? So यहाँ पर hair is in the telogen effluvium state because of her maybe postpartum hemorrhage. It could be because of the she hands, but the basic principle here is that if there is any chronic problem going on, even if there is any stress, or the patient is immunocompromised, or the patient has a history of chemotherapy, or the patient has history of chronic liver disease, chronic kidney disease, is on antivirals for prolonged, or is on anti-tubercular treatment, which is not in alignment with the healthy environment for the body, this could be the result, which is telogen effluvium. तो ये आपका क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा जरूर. if there is a young patient who is having any kind of therapy, तो and is coming to you कि I have this hair loss, so you have to think about this telogen effluvium. Management is treat the underlying cause. If you are already treating it, then let the course be completed, and then you can have the result of it. Okay, so treat the underlying cause. Trichomania. This is my personal favorite. देखिए, tricho hair, mania, as we all know that it is related to your altered conscious, and it is something related to altered mental health. ठीक है, so it involves plucking of your hair voluntarily or involuntarily, when you don't know that you are actually plucking your hair, and or when you know that you are plucking your hair. Okay, a patient will come to you, doctor, I'm having these hair loss patches. So your next question is that since when, what are the associated symptoms, what do you think is happening, was there any injury, was there any insect bite, was there any infection, and do you think, are you doing it? So maybe they will tell you the history that they are doing it, and that releases their anxiety.
they are stressed when they are doing it, or there might be a history that they're not doing it, but sometimes they find themselves chewing the hair. Okay. Sometimes the hint would be there, the patient suffers from anxiety. Sometimes the hint would be there, the patient is having a history of obsessive compulsive disorder, or if there is a history of any other psychotic problem. Okay. Examination finding very important. You will have some of the hair follicles which are plugged, some broken hair is, like you will have a picture where some of the hair which is there present on the scalp, some are broken, some are completely off the scalp. There could be some folliculitis as well. Okay, let me just zoom this picture for you. So how this is different from alopecia. Very important. In alopecia, you won't see this kind of patch here. For example, you are seeing this, or maybe you are seeing this kind of infected or inflamed, because they are being voluntarily plugged. So that could lead to some of the skin response in the form of inflammation. Okay. So the key question or the key hint here would be the patient has some anxiety, is undergoing some stress. There is some problem which is a recent stressor in the family. The complications of trichotillomania is that the patient does not even know, but the patient is chewing, and they will have some collection of hair, and that is called kind of life threatening because that has to be taken out surgically. Okay. Management, of course, CBT, cognitive behavioral therapy, very, very, very important. These are some complex programs which deals with that how to actually face, assess, and do some complex programs to challenge the patients and do some exercises to manage this kind of situation. Okay. Some of the patients could be tried on SSRIs, which could include your duloxetine or fluoxetine. Third, if any complication is there, for example, abdominal pain or anything like that, that needs some further investigations and even surgery to take out the trichobezoar kind of things. Okay. So the hint again lies most commonly stress related. The patient has a history of anxiety, and the examination findings, there could be a picture of folliculitis, there could be some of the patch of the hair left, broken hair of different sizes. Okay. Now comes your psoriasis. So it should be your psoriatic nail changes rather than psoriasis, because psoriasis is a very, very wide topic. So psoriatic nail changes, as you can see that psoriasis is a immune response mediated problem which includes your skin, joints, nails and your scalp as well. अच्छा, नेल के जो चेंजेस होते हैं, देर आर टू मेजर चेंजेस इन योर सोराइसिस. बहुत ही इजी टू आइडेंटिफाई है. देर वुड बी सम पिटिंग. पिटिंग क्या है कि आपका नेल है एकदम स्मूथ है, इसमें आपने किसी ने ऐसे 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 एम्बेडेड कोई चीज कर दी है, सो दैट इज योर नेल पिटिंग. दैट्स इट. ओनाइकोलिसिस के आपका जो नेल है ना, ये फॉर एग्जाम्पल इफ आई जूम दिस, ये रहा आपका ये नेल. जो आपका नेल का मॉर्फोलॉजी है, ये this line, if you can see this line, so there is some change in the whole morphology of your nail which is giving you a broken nail kind of a picture. Onycholysis. ठीक है. This is very common of your psoriatic nail change, right? अगर psoriasis इस लेवल तक आ गई है that there are some nail changes as well, so they would need some oral immunosuppressants like methotrexate. Hint would be is on topical steroids for some skin rash. Okay, these are the nail changes. Acha. Now this is your last one, which is koilonychia.
it would be very incorrect to say कि koilonychia is only associated with iron deficiency. लेकिन this is commonly asked question in your NEET PG exams. They won't ask you कि koilonychia के causes क्या हैं. They just want to know कि there is a patient, could be from some from a country where there is malnutrition is prevalent, or has a history of GI cancer, or there is a female who is having menorrhagia or other problems, or there is a history of chronic kidney disease, and they might give you a picture like this. So if I draw a finger here, this is your nail, normal nail, and this is your finger. This is your normal nail. Now in koilonychia, this is spooning of the nail. Okay, ये आपकी spooning जो हो जाती है ना, इसको आप बोल देते हैं koilonychia. ठीक है, ये हो रही है ना आपकी, ये दिख रही है आपको एक ऐसे जैसे इसमें पानी भर जाएगा. Now what is your platynychia? Platy is your flattening of your nail. जैसे आपका nail होता है, which is like this, not like this, maybe like this, but there is flattening of the nail. Both are associated with your iron deficiency anemia and could be corrected with replacement of your iron or the replacement of the iron or treating the cause which is causing the iron deficiency anemia. Right. So these are some of the common skin problems or skin issues that we have discussed, which included your infections, immune response, fungal problems. But as I said, that skin issues, the answer lies in your history. There could be some background and the examination finding. Combine both and rule out all the other options. 99% of the time you will come back with the answer which is correct. And please keep in mind, if you're confused about anything, just go through the question again. Just see that if there is any hint in there, you won't miss it. Okay? All right. My good luck to everyone. And then I'll see you in the next slide.